चेन्नई और राजस्थान के इस गेम से तो नॉस्टैल्जिया ही हो गया। 2023 का सीएसके वर्सेस आरआर का वो चेपॉक में खेला गेम याद आ गया, जहां चेन्नई को आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। राजस्थान से संदीप शर्मा बॉलिंग कर रहे थे, परफेक्ट यॉर्कर्स नेल करी और राजस्थान को 3 रन से मैच जिताया। तब भी एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। और अब जब 2025 में एक और सीएसके वर्सेस आरआर के गेम में चेन्नई को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, तो एक बार फिर से संदीप शर्मा ने ही बॉलिंग करी और इस बार एमएस धोनी को पहली ही बॉल पे आउट किया और राजस्थान को 6 रन से मैच जिताया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2019 से एक भी 180 प्लस का टारगेट चेज नहीं किया है और ये गेम में शायद उनकी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बैटिंग करने के लिए पिच बिल्कुल ठीक थी, राजस्थान की टीम इनफॉर्म नहीं थी और बॉलर्स का हाल भी कुछ खास नहीं था। पर शायद सीएसके ने ठान लिया था कि हम तो जीतेंगे नहीं, राजस्थान का टूर्नामेंट में कमबैक भी करा देंगे और बॉलर्स को भी वापस इनफॉर्म लेकर आएंगे, क्योंकि सीएसके के बैटर्स ने पावर प्ले को मैक्सिमाइज ही नहीं किया। बैटिंग करते हुए पहले 3 ओवर में सीएसके के बैटर्स ने 2 के एवरेज से भी रन नहीं बनाए थे और उसके बाद भले ही पावर प्ले में कवर करके रन 42 बना दिए, पर एक बार जब पावर प्ले निकल गया, आपका मैक्सिमाइज करने का मौका भी निकल गया और उसके बाद पूरी चेज में तो आप बस कैचअप गेम ही खेलते रह जाओगे। कोई भी टीम जब एक 180 से ऊपर का टारगेट चेज करने जाती है तो सिर्फ एक प्लेयर के बड़े रन की वजह से वो टारगेट चेज हो जाए, ऐसे सिनेरियोज बहुत कम होते हैं और वो तब होता है जब या तो वो प्लेयर 250-300 के स्ट्राइक रेट से अपने बड़े रन कर दे या फिर शुरू से एंड तक चेज को कैरी करता रहे। मगर सीएसके के लिए बड़े रन सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ के आए, मगर उनके अराउंड कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाई, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने 63 रन तो करे मगर कोई खास स्ट्राइक रेट से तो करे नहीं। शुरू में वो इतनी स्लो खेलते रहे और उसके बाद जब उन्होंने अपने रन करने शुरू करे तो उनके अराउंड विकेट्स गिरती जा रही थी। शिवम दुबे अगर बैटिंग करने आए तो आते ही हसारंगा को छक्का मारा, 2 छक्के मारे, 1 चौका भी मारा, 18 रन करे और पर बॉले ही सिर्फ 10 खेल पाए। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी लंबे टाइम तक पिच पर खड़ा नहीं हो पाया और ये राजस्थान के एडवांटेज में चला गया। विजय शंकर भी अगर बैटिंग करने आए थे तो आके उन्होंने भी एक छक्का तो जरूर मारा, मगर उसके बाद हसारंगा ने उनको डिसीव कर दिया। प्रॉब्लम सीएसके के लिए यही थी कि अगर आपके पास एक एंड पे ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हैं तो या तो दूसरे एंड से प्लेयर आके बड़े शॉट लगाएं और इनिंग्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, मगर ना ऋतुराज गायकवाड़ वो काम कर पाए और ना सामने से जो आके प्लेयर्स हिट कर रहे थे वो लंबे समय तक पिच पर खड़े रह पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि रविंद्र जडेजा जब बैटिंग करने आए तब भी 8 ओवर बचे थे और ऐसा नहीं था सीएसके गेम से बाहर हो गई है, मगर रविंद्र जडेजा ने आके सीएसके को वो मोमेंटम नहीं दिया जिसकी उनको उस वक्त पे जरूरत थी। अपने बड़े छक्के तो उन्होंने तब मारे जब जाकर मैच सीएसके के लिए लगभग खत्म ही हो गया था। एक पॉइंट पे तो रविंद्र जडेजा 20 बॉलें खेल के सिर्फ 25 रन पे खेल रहे थे और अगर आप इस तरीके से अपनी चेज को लीड करेंगे तो कभी भी अपना टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हाल तो राजस्थान का भी टूर्नामेंट में बेहाल ही था, मगर वो ये बात समझते थे कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी कुछ नहीं है कि वहां से एक प्लेयर को उठा के प्लेइंग 11 में डाला और टीम का पूरा रुख बदल जाएगा। वो जानते थे कि जो खिलाड़ी ऑलरेडी खेल रहे हैं इन्हीं से रिजल्ट्स निकलवाने पड़ेंगे और बहुत छोटा सा ही चेंज किया ना। रियान पराग को 3 नंबर से 4 पे किया और नीतीश राणा को नंबर 3 पे खिलाया और अब ये नीतीश राणा ने जो 3 नंबर पे खेलते हुए अपने 36 बॉलों में 81 रन करे हैं, ये सिर्फ उनको तो कॉन्फिडेंस देंगे ही मगर आने वाले गेम्स में राजस्थान के लिए बहुत फायदा करेंगे। नीतीश राणा को नंबर 3 पे भेजने से नीतीश राणा ने अपना कॉन्फिडेंस तो रीगेन किया ही, मगर पावर प्ले को मैक्सिमाइज करके वहां इंश्योर किया कि राजस्थान 6 ओवर के बाद बोर्ड पे 79 रन लगाए और ऑलरेडी गेम में आगे ही रहे। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर को इस सीजन का अपना पहला विकेट मिल गया और वो मिला इसलिए क्योंकि फाइनली उन्होंने कंडीशंस को ठीक से समझा, अपनी पेस का यूज किया, पिच से सही बाउंस जनरेट किया, सही एरियाज में बॉलिंग करी और रचिन रविंद्र को शुरू में ही आउट करके सीएसके के लिए आधा गेम ही खत्म कर दिया। राजस्थान की बॉलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक इस टूर्नामेंट में उनका डिसिप्लिन था, क्योंकि अपने पहले दोनों गेम्स में राजस्थान के बॉलर्स ने 28 रन एक्स्ट्रास में दिए हुए थे। अगर दोनों गेम्स में 14 का एवरेज भी हो तो इसका मतलब है कि 14 रन सामने वाली टीम ने बिना बैट से बनाए और आपने बस उनको ये रन गिफ्ट में दे दिए। मगर इस गेम में राजस्थान के बॉलर्स ने इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग करी कि सिर्फ 4 रन एक्स्ट्रास में दिए और इसका मतलब यही था कि राजस्थान के बॉलर्स ने सामने वाली टीम सीएसके को बोला कि हम तुम्हें रन नहीं बनाने देंगे, हम तुम्हें कोई फ्री के रन नहीं देंगे, जो करना है अपने आप करना है आपको। राजस्थान की प्लेइंग 11 में कोई खास बैलेंस नहीं है, मगर ये खिलाड़ी बड़े हैं, अगर सब अपना रोल बस पिचेस को समझ के और कंडीशंस को समझ के बाखूबी करने लग जाएं तो जरूर राजस्थान भी इस टूर्नामेंट में आगे जा सकती है। रोमांच तो ऐसे दिन में हुए दिल्ली और हैदराबाद के गेम में भी कोई कम नहीं था, क्योंकि हैदराबाद वो गेम हार गई और अब ना ऐसा लग रहा है कि एक पैक्ट बन गया है बाकी सारी टीम्स का, सारे फैंस का, कि हैदराबाद की ये बैटिंग इंटेंट और ये बड़े रन करने की आदत के अगेंस्ट रहने का। क्योंकि सबको वैसे देखने में तो मजा आता है जब हैदराबाद ये 250-280 रन बोर्ड पे लगा रही है, पर किसी को तब अच्छा नहीं लगता जब वो आपकी अपनी टीम के साथ होता है। तो अब जब हैदराबाद अपनी ही इस इंटेंट की वजह से पावर प्ले में और पूरे अपनी बैटिंग करते हुए विकेट्स थ्रो करे जा रही है तो सबको देख के थोड़ी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो बिल्कुल ही अनबीटेबल लग रही थी पहले बैटिंग करते हुए, वो हम्बल भी होती जा रही है। और हैदराबाद की एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस टीम की मेंटालिटी में कोई भी शिफ्ट नहीं आता है थ्रू आउट द गेम, भले ही आप इनके कितने भी बैटर्स आउट करते जाओ।
पावर प्ले में अभिषेक शर्मा आउट, नीतीश कुमार रेड्डी आउट, ईशान किशन आउट, ट्रेविस हेड आउट। उसके बाद भी अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासेन ये इंश्योर कर लेते हैं कि हम लोग पावर प्ले के बाद भी 58 रन तो बोर्ड पे लगा ही दें। एसआरएच के सारे डिस्ट्रक्टिव 6 हिटर्स को आउट करने के बाद भी अब अगर अनिकेत वर्मा जैसे बैटर खेलने आ रहे हैं तो एसआरएच की बैटिंग डेप्थ में कोई कमी नहीं है। और आने वाले गेम्स में अनिकेत वर्मा ही सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने टीममेट्स के लिए भी एक एग्जांपल सेट करके चले गए कि आप बड़े शॉट भी लगा सकते हो पर अच्छी बॉलों को साथ में रिस्पेक्ट देकर अपनी इनिंग्स को भी बिल्ड कर सकते हो। और इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अनिकेत वर्मा सिर्फ 23 साल की उम्र में इतनी जान से और इतने लंबे सिक्सेस मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एफर्टलेस शॉट्स मार रहे हैं, बॉल को टाइम कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो टाइम लेकर अपनी पूरी जान लगाकर पूरी बॉडी का यूज करके दूसरे लेवल पे छक्के मार रहे हैं। पर वो पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लेंथ बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। बॉलर के हाथ से बॉल निकलते ही उनको पता होता है कि उनको कहां खेलना है। अक्षर पटेल के अगेंस्ट जो उन्होंने टॉप हैंड से स्टेप आउट करके सामने 6 मारा था वो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट शॉट था अब तक इस आईपीएल का। जरूर अब अगर एसआरएच के टॉप ऑर्डर बैटर्स में से कोई भी अनिकेत वर्मा के साथ थोड़ी और लंबी बैटिंग कर लेता तो एसआरएच लंबा टारगेट भी दे पाती और इस मैच में थोड़ा और इंटरेस्ट आता, क्योंकि ये 160 रन का टारगेट तो दिल्ली के लिए केक वॉक होना ही था, क्योंकि ये पिच बैटिंग करने के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी और एसआरएच के पास एक अच्छी बैटिंग पिच पे 160 रन डिफेंड करने वाले बॉलर्स भी नहीं है। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क तो एसआरएच के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मिचेल स्टार्क ने खुद कौन सी जर्सी पहनी है, सामने अगर कोई एसआरएच का बैटर दिख जाए तो उसको खड़े नहीं होने देंगे। पिछले साल जब केकेआर से खेल रहे थे तो एक क्वालिफायर हराया, उसके बाद एक फाइनल जीतने से रोक लिया। अब जब दिल्ली से खेलने आए तो एसआरएच के अगेंस्ट फिर से 5 विकेट ले ली और ये जो पूरा 250-300 का बोलबाला चल रहा था उसको अकेले मिचेल स्टार्क ने मिट्टी कर दिया। पिछले 3 एसआरएच के अगेंस्ट गेम्स में मिचेल स्टार्क 10 विकेट ले चुके हैं और तीनों गेम्स में मिचेल स्टार्क ही मैन ऑफ द मैच थे। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 2 गेम खेले हैं मगर दिल्ली की एज अ टीम इतनी हाइप नहीं थी। पहले गेम में जिस तरीके से दिल्ली जीती थी तो उनकी जीत की ज्यादा हाइप थी मगर दिल्ली की एज अ टीम कोई हाइप नहीं थी। पर अब जो ये दूसरा गेम दिल्ली ने हैदराबाद को हराया और जिस डोमिनेंस के साथ हराया है तो दिल्ली की एज अ यूनिट हाइप होनी जरूर बनती है, क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, खासकर फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट्स बिल्कुल कवर्ड लग रहे हैं और डेफिनेटली दिल्ली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉप 4 कंटेंडर है। पहले गेम में प्रॉब्लम भी ये थी कि दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, पर अब ये दूसरे गेम में सिर्फ केएल राहुल के आने से एक अलग ही स्टेबिलिटी दिख रही है। और ऐसा तो है नहीं कि केएल राहुल ने दूसरे गेम में आके कुछ बहुत ही कमाल कर दिया, पर आते ही जो मोहम्मद शामी को चौका लगाया, छक्का लगाया, फिर चौका लगाया और उसके बाद भले ही वो जीशान पे आउट हो गए, मगर बात यह है कि केएल राहुल अगर इसी मेंटालिटी के साथ इस सीजन में खेलने वाले हैं तो अगर ओपन आपके लिए फैफ डू प्लेसी और जेएफएम इतनी एग्रेसिवली कर रहे हैं और उसके बाद भी केएल राहुल आके मिडिल ऑर्डर में मोमेंटम अपने पास ही रख रहे हैं तो जरूर दिल्ली की एटलीस्ट बैटिंग यूनिट बिल्कुल कवर्ड है। बाकी सनराइजर्स हैदराबाद दुनिया भर की बातों को इग्नोर करे, हर गेम को और हर बॉल को बस अपने मेरिट पे खेले, क्योंकि आपको किसी को कुछ प्रूफ थोड़ी करना है। सिर्फ 300 रन बनाने से मैच थोड़ी जीते जाएंगे। अगर आप 240-45 भी बनाओगे, जो कि आप बना सकते हो, तब भी दुनिया को पता है कि आपके पास सबसे फायरी बैटिंग लाइनअप है। इस टूर्नामेंट में उतने रन कोई भी और टीम नहीं बना रही है और आपके लिए इस वक्त 2 पॉइंट ज्यादा जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अब हैदराबाद जो अपने 2 लगातार गेम्स हार गई है, आपके हिसाब से ऐसा क्या कर सकती है इस सीजन में कमबैक करने के लिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रोज हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।